90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से चलने वाले इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन से आपको कृषि, स्वास्थ्य और लोक मनोरंजन के अलावा समय समय पर जानकारी दी जाती है, आपको आगाह किए जाते हैं इस तरह के स्पैम कॉल के बारे में जिससे आप ठगी के शिकार होते हैं। तो इसी विषय पर आज हम आपके लिए, किसान भाइयों के लिए, एक एक्सपर्ट के तौर पे, एक विशेषज्ञ के तौर पर आप के समक्ष हम लेकर आए हैं, जो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर उपलब्ध हैं। और इनका नाम है श्री अभिनव दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी। जी, धन्यवाद ईश्वर जी। अभिनव जी के बारे में हम आपको बता दें कि ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और यहाँ के एग्री स्टार्टअप भी हैं, जो कि सब एग्रीज से चलने वाली परियोजना के माध्यम से अपना एग्री स्टार्टअप चला रहे हैं। साथ ही आप एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं और आपने एक किताब लिखी है जो कि जिसका नाम है बेवकूफ़, और इस चर्चित किताब के आप लेखक हैं। साथ ही बिहार पुलिस के साथ मिलकर आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो अभिनव जी, आप हमारे किसान भाइयों को और ख़ासकर जो ग्रामीण श्रोता हैं हमारे, जी, उन्हें बताएं कि जो साइबर फ्रॉड है या फिर जो ठगी है, वो किस जी, प्रकार से बैठे बैठाए उन तक पहुंचता है और जी। वो इस झांसे में आ जाते हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले अगर फ़ोन आ रहा है इस तरह का, किसी भी तरह का जो साइबर कॉल होता है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कॉल होता है, या तो कॉल के माध्यम से आता है या मैसेज के माध्यम से होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में ईमेल तो यूज़ होता नहीं है, तो नॉर्मली इसी फॉर्मेट में आता है कि आपको कॉल आएगा, कुछ इस तरह के लुभावने वादे किए जाएँगे कि ऐसा हो जाएगा, चाहे वो किसान है, तो केवाईसी के नाम पे हो या खाद कुछ कम मात्रा में कुछ कम पैसे में मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो लोगों को तुरंत से इंस्टेंटली अपीलिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। जी, बिल्कुल, यानी कि आप जिस माइंडसेट में होते हैं, जिन परिस्थितियों में होते हैं और जो जिस तरह का एक माहौल चल रहा होता है आपके जीवन में, चाहे वो आप एक फेस्टिव सीजन हो तो उसमें कुछ बोनांजा जी, ऑफर के तौर पे आ सकता है, किसान जी, सम्मान निधि के वितरण का समय चल रहा हो, जी, तो ऐसे में आपको केवाईसी के नाम पर इस तरह के कॉल आ डिवाइस सकते हैं। या फिर जी, बैंक से जुड़े हुए किसी भी बैंक का नाम लेकर के आपके पास केवाईसी या अन्य किसी तरह के सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये कॉल आते हैं। तो ये या एक जो इसमें एक मैं जी, जी, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ूँगा। जैसे एक इसी फ़हरिस्त में एक होता है जो आप अभी देख रहे हैं कि वृद्धजनों को जो है सरकार योजना चलाती है कि वृद्धावस्था पेंशन, तो जी, उसके लिए भी समय-समय पर जो है केवाईसी के नाम पर के ठगी की जाती है। जी, बिल्कुल। तो केवाईसी के नाम पर ही सबसे ज़्यादा ठगी होती है, चाहे वो वृद्धजनों के लिए हो या फिर महिलाओं को किसी तरह के एक एक निधि का वितरण हो, या अन्य किसी प्रकार के भी सुविधा के लिए। बच्चों के पढ़ाई के नाम पे भी आता है, सब्सिडी के नाम पे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं। जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे हमेशा सतर्क रहने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापनों के साथ आपको टेलीफ़ोन कॉल के माध्यम से, आजकल जब आपको रिंगटोन में से पहले आपको आगाह किया जाता है कि अगली कॉल किसी स्कैमर का हो सकता है। फिर भी जी, हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं, इसमें ऐसे किसान भाई तो झांसे में आ सकते हैं, लेकिन युवा जन भी हम देखे हैं कि अलग-अलग तरीके से झांसे में आ जाते हैं। जी। जैसे कोई वो एक उनके पास कम अवधि में ज़्यादा पैसे को लगाने को लेकर के, तो इस तरह के भी मामले आपने सुने हैं या फिर आपके जी। संज्ञान में आया है? जी, देखिए क्या होता है कि जब हर ऐज के लिए अलग-अलग चीज़ें रहती हैं। जैसे अब एक कम उम्र का युवा है, तो उसके लिए लव बॉम्बिंग टाइप का बोल सकते हैं कि जैसे सेक्सटॉर्शन होता है। ये जी, सारी चीज़ें जो चलती है, जो कि अलग-अलग लोगों के लिए। अब किसान है, तो किसान के लिए उस तरह का हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएँ हैं, जहाँ की शिक्षा जो टेक्नोलॉजी को लेकर के कम है, तो उनको जो क्राइम करने का जो तरीका है उनके प्रति, वो डिफरेंट होता है। साइबर बुलिंग एक अलग चीज़ है, जहाँ की महिलाओं को फ़ोटो और मॉर्फ करके या इस तरह की चीज़ें करके उनको परेशान किया जाता है साइबर की दुनिया में। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह के क्राइम होते हैं। जी, जी। तो इसका मॉडल भले ही अलग-अलग हो सकता है, यानी कि ये कई तरीके से आप तक पहुँचते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है।
आपके खाते को खाली कर देना। और जी, कोई किसी के खाते में मामूली सा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है, ये हमें पता है। अब ये जी, बताएं अभिनव जी कि इस तरह के मामले जी, एक फ़ोन कॉल से शुरू होता है या एपीके डाउनलोड कराने से होता है, तो जी। ऐसे में सबसे पहले है कि क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, जब कोई अननोन नंबर से कॉल आता है या मैसेज आता है, तो सबसे पहले उसको संदेह की दृष्टि से देखें। ये एक मतलब थंब रूल है, इसको मान के चलना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की कॉल आ रही है जिसको कि मैं नहीं जानता हूँ, तो वो स्कैमर जैसा कि प्रचार में भी आपने बताया कि उस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो उसको मान के चलना चाहिए और आप जब उसको वेरीफ़ाई कर लें, चाहे लिंक को वेरीफ़ाई कर लें, जो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है जिसको यूआरएल टेक्निकली बोलते हैं, उसको वेरीफ़ाई कर लें या नंबर क्या वेरिफाइड नंबर से आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको सतर्कता के लिए और अगर इस तरह की कुछ चीज़ें होती है तो आपका साइबर हेल्पलाइन है 1930 जो कि राष्ट्रव्यापी साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पे भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट आपके आस-पास में रहते हैं, उनसे भी जानकारी ली जा सकती है। लेकिन सबसे भरोसेमंद जो है 1930 पे आप करके आप इस तरह की जानकारी भी ले सकते हैं कि अगर कुछ वैसा आपको किसी लगता है। जी। जी, तो 1930 जो है, जिस तरह से आप डायल 100 करते हैं, डायल जी, 102 करते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो आपको यहाँ पे 1930 भी याद रखना है कि जब भी जी, आपको ऐसा कोई शक लगे, तो आप इस पर जा सक कॉल कर सकते हैं। साथ ही एक संचार साथी एक पोर्टल भी भारत सरकार जी, के संचार मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जिस पे आप इस तरह की शिकायत कर सकते हैं, जिसमें कि जी, अगर आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई हो, तो आप उस नंबर को दे सकते हैं और जिसको कि वेरीफाई करने के बाद अगली बार से वो कहीं भी वो उस फ़ोन कॉल से धोखाधड़ी ना हो, इस बात को लेकर के वो सतर्क हो जाता है, वो टेलीकॉम मंत्रालय, और उस नंबर को ब्लॉक करता है। तो जो किसान भाई हैं, जो ग्रामीण बहनें हैं, हम बता दें कि आज के पहले के ज़माने में जब हम मोबाइल से दूर रहते थे या मोबाइल के हमारे बीच में नहीं आता आया था, हमारे जीवन में नेट बैंकिंग जैसी चीज़ें नहीं थी, बैंक खाते हमारे सबके पास नहीं होते थे, तब भी ठगी के हम शिकार कैसे होते थे। जैसे हम रेल में जाते थे, कोई ना कोई मिल जाता था और वो हमसे बड़ा ही मिलनसार तरीके से बातें करता था, और फिर उसके बाद हम उसके झांसे में आ जाते थे, कुछ खा लेते थे और बाद में हमारा वो सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाता था। तो जी, ये बिल्कुल वही चीज़ है, यानी कि जो आपके पास स्कैमर का कॉल आता है या आपसे वो किसी भी माध्यम से पहुँचते हों, वो आपसे बहुत ही मिलनसार तरीके से बात करेंगे, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि वो आपको धमकी देते हैं। एक अभिनव जी, बहुत ही कॉमन चीज़ जो है वो विगत 2-3 सालों में चली कि वो जज बन करके या पुलिस स्टेशन का वो वीडियो दिखा करके इस तरह के जो है वो अ, डिजिटल अरेस्ट ठगी होते हैं बहुत ही कहीं पे। तरीके से चला है। जी, जी, तो डिजिटल अरेस्ट जिसको अब तो बोलते लोग इस मामले में अवेयर हो गए होंगे, बहुत जागरूक हो गए होंगे। हैं। जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो स्कैमर है, वो जी, हमारे जो साइबर नॉलेज के हिसाब से या हमारी जो अवेयरनेस के हिसाब से वो अपना मॉडल भी बदलते रहते हैं? जी, जी, जी। देखिए, वो क्या होता है कि अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हमें भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे उनको आप देखेंगे बहुत पढ़े-लिखे लोग भी साइबर क्रिमिनल बनते हैं और बहुत कम पढ़े-लिखे क्योंकि उनका काम करने का तरीका अपने आप को अपग्रेड करने का रहता है। जी, टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको अपग्रेड करना होता है और ख़ास करके हमारे जैसे देश में जहाँ की अशिक्षा बहुत है अभी भी और ख़ास करके साइबर को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के अशिक्षा अभी बहुत है। और मोबाइल का जिस लेवल पे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो उसमें शिकार बनने का संभावना भी उतना ही बढ़ जाता है। तो आपको सतर्कता जो है अपनी और बढ़ानी होगी। इस तरह की चीज़ें जो है इतने सरकारी स्तर पे हम भी हो या जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे आरबीआई है, बैंक है, पुलिस करती है, सारे लोग के करने के बाद भी साइबर क्राइम की संख्या नहीं घट रही है। आप देखेंगे अगर सिर्फ जो है बिहार में साइबर क्राइम के पर डे लगभग 4000 केस मतलब कॉल आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो ये समझ लें कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ट्रेडिशनल जो क्राइम था पहले जिस तरह से क्राइम होते थे, उसमें बदलाव आया है और नई जो क्राइम का तरीका है, उसमें साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये अक्रॉस इंडिया, ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा है। हमारे
हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ज़्यादा, क्योंकि अशिक्षा जहाँ ज़्यादा रहेगी, वहाँ ज़्यादा समस्या रहेगी। लेकिन पढ़े-लिखे लोग भी फँस जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अशिक्षा ज़्यादा है तब पढ़े-लिखे डॉक्टर्स भी फँस जाते हैं। आपने देखा बैंकर्स भी फँस जाते हैं, बड़े-बड़े। अभी बैंक का एक केस आया था जहाँ की करोड़ों के ट्रांज़ैक्शन एक बैंकर ने कर दिया। तो अच्छे पटना का एक केस है जहाँ की एक डॉक्टर से लगभग 24-25 लाख का ये कर लिया गया। तो ऐसी भी बात नहीं है कि पढ़े-लिखे लोग नहीं बन सकते हैं साइबर क्राइम के शिकार। हाँ, लेकिन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में संभावना ज़्यादा होती है और केवाईसी के नाम पे एक हड़बड़ाहट आ जाती है, कि अरे हड़बड़ा ये मेरा पैसा रुक जाएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, इसमें हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। केवाईसी का जो तरीका होता है, वो अलग होता है। जैसे आप अगर कोई वेरिफाइड जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके करें। फ़ोन पे केवाईसी जनरली कोई भी कंपनी नहीं करती है, चाहे बैंक भी है या कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, केवाईसी जनरली फ़ोन पे नहीं करता है। फिज़िकली विज़िट करने का प्रयास कीजिए अगर आपको शिक्षा है, नहीं समझ में आ रहा है तो। जी। जी, तो ये जो आपके पास जो जागरूकता है, वही बचाव है। तो ऐसे में आपसे कोई जानकारी अगर माँगी भी जाती है, तो कई दफ़ा आप उसको बेधड़क दे देते हैं कि हाँ, बिजली बिल हमारा बिजली का कनेक्शन कट जाएगा या फिर कोई सब्सिडी गैस का आने वाला होगा, वो नहीं आएगा या फिर किसी तरह की लॉटरी की बात होती है। तो 1-2 बातें आप ज़रूर संज्ञान में रखें कि जब भी बैंक अगर असली भी फ़ोन करते, तो आपसे पूरी जानकारी वो नहीं लेते। आपके मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे या फिर आपके अकाउंट के आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे या आपके आधार के आखिरी के 4 डिजिट पूछेंगे। तो पूरी जानकारी कभी नहीं उपलब्ध कराना है और साथ ही अगर एक और भी जानकारी कि किसी भी तरीके का आपको अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी भी जमा कर रहे हों, आजकल हार्ड कॉपी ली जाती है कई जगहों पे। तो आप एक जानकारी ये दी जाती है कि जो आधार का जो पूरा आप कॉपी देते हैं, वहाँ भी स्कैम होने की संभावना होती है। आप उस आधार के पहले के जो 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, आप उसे ढक कर के भी आप उसको दे सकते हैं और वो पूरी तरह से स्वीकार्य है। तो इस तरह से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सुरक्षा की भी आप के ऊपर ज़िम्मेदारी है। साथ ही इस तरह की जो सतर्कता है, उसमें बरतने की आपके से अपेक्षा की जाती है। आप कोई एक ऐसा वाक़या आप साझा करना चाहेंगे अभिनव जी। जी जिसमें कि लोगों एक को ये किसान से शिक्षा जुड़ा मिल ही मैं पाए? करता हूँ। जी, एक किसान से जुड़ा ही मैं करूँगा और पूरे नॉर्थ बिहार में ये और भागलपुर एरिया में भी ये चीज़ इम्पैक्ट हुआ था, जिसमें कि हम लोग अक्सर किसान भाई जो होते हैं, ग्रामीण भाई जो होते हैं वो जाते हैं जो आधार केंद्र होता है, एईपीएस केंद्र होते हैं, जहाँ की पैसे निकालने के लिए जी। एईपीएस पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो वो आधार केंद्र पे जाकर के अंगूठे लगा कर के पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं। तो मैंने अपनी किताब जो है, वो एक बुक जो कि आज बेस्ट सेलर है, उसमें भी इस कहानी को लिखा है और क्योंकि वो बहुत क्लोज़ली मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो उसके भुक्तभोगी थे, जो परेशानी में पड़े उसके चलते। तो मैंने देखा कि एक बड़े स्तर पे एक मतलब एक साइबर स्कैम हुआ जिसमें बहुत से लोगों के पैसे उनके अकाउंट से निकल गया। उनके बिना किसी ओटीपी दिया गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ओटीपी दिया, ना कॉल पे कभी कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। और जब मैंने स्टोरी में लिखा भी है कि वो गए जब आधार केंद्र पे कि पैसा निकालने के लिए और जाते हैं तो अपनी ही भाषा में बोलते हैं कि हम तो निकालवे नहीं किए हैं, हम तो आए भी नहीं थे, कैसे मेरे अकाउंट से निकल गया? लेकिन जब उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें पता चलता है कि जो आधार केंद्र में जो अंगूठा लगता है, वो डेटा कहीं से जो है वो लीक हो गया था। वो कहाँ से लीक हो गया था? तो जब आप ज़मीन का म्यूटेशन वगैरह कराते हैं या उस तरह की कुछ डेटा रहती है जो कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है, तो वहाँ पे अंगूठा जो होता है उसको स्कैमर्स जो है उसका एक बेसिकली एक बोल सकते हैं रेप्लिका बना लेते हैं सिलिकॉन का और उसको यूज़ करते हैं आपके फिंगरप्रिंट के रूप में। तो जी। इस तरह से उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया और अक्रॉस बिहार में करोड़ों का ट्रांज़ैक्शन हुआ इस तरह का एक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन उनके अकाउंट से इस तरह के लगभग पचासों अकाउंट में इस तरह का समस्या आया और जब जब तक इस पे सरकार का ध्यान जाए, जब तक इसका जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनका ध्यान जाए, बहुत सारे किसानों के साथ बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं मतलब बहुत छोटे-छोटे अमाउंट हज़ार
5,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके जमा करते तो सारे पैसे निकाल लिए गए थे। तो इस तरह से एक बड़े स्तर पे ये बिहार में ये घटना हुई थी और इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि जब हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के पास भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं, मोबाइल पे मैसेज भी देखना नहीं जानते। तो वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, पेमेंट अगर निकल रहा है, मैसेज क्योंकि नहीं आता है तो पता भी नहीं चलता है, मैसेज देखना नहीं आता है, ये सारी समस्या है। लेकिन हम अगर सतर्क रहेंगे, हम अपने जब किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि आधार का जो आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपका जी, अंगूठे का निशान है, ये पूरी ज़िंदगी चेंज नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप पासवर्ड अगर कहीं लीक हो रहा है, तो ये तो आप चेंज कर लेंगे, बदलाव कर लेंगे तो पासवर्ड आपको एक ऑप्शन आ गया, किसी ने के पास आपके पास पासवर्ड आपका चला गया तो आप चेंज कर लेंगे। लेकिन फिंगरप्रिंट तो पूरी ज़िंदगी ताउम्र आपके साथ रहती है। तो यहाँ पे अपने जब फिंगरप्रिंट दें या जैसा कि आपने बताया कि आधार से रिलेटेड कोई तरह की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क और एक्स्ट्रा सतर्कता की ज़रूरत है। खास करके वैसे लोगों को जो कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एईपीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं। जी। जी, तो ये आपने बताया कि किस तरीके से संगठित रूप से इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया जाता है। जबकि एक तरफ जो स्कैम कर रहा है वो पूरी तरह से संगठित है, पूरी तरह से वो तैयार बैठा हुआ है आपको जाल में कसने के लिए, वहीं आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के इन चीज़ों से दूर हैं। हुँ, तो ऐसे में हुँ, इस शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास बहुत ही एक अच्छा माहौल मिल जाता है, एक अच्छा उनके पास बढ़िया शिकार मिल जाता है कम मेहनत में। जी, अब एक बात आती है कि एक मिथ की भी बात हम करेंगे जो आम तौर पर ग्रामीण भाई-बहन आज भी वो मानते हैं और कई दफ़ा हमने देखा है कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं या ऐसे पढ़े लिखे लोग जो अच्छे खासे सैलरी वाले भी जो लोग हैं उनके बारे में भी मैं जानता हूँ कि वो इस बात से बिल्कुल निफ़िक्र हैं कि चूँकि उन्होंने यूपीआई एक्टिव किया ही नहीं है। उन्होंने जी, किसी तरह का कोई नेट बैंकिंग एक्टिव नहीं किया है। तो वो बहुत कूल रहते हैं कि आप लोग नए ज़माने के लोग हैं, आप लोग वो सब करते हैं, इसी वजह से आपके साथ धोखाधड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है कि उन लोगों के साथ भी उतनी ही ज़्यादा धोखाधड़ी की संभावना है, जितना कि जी, यूपीआई चलाते हैं लोग। जी, जी। क्योंकि हर जो तरह से यूपीआई देखिए क्या है इससे जी, जो जी, यूपीआई साइबर चलाते हैं क्रिमिनल्स उनके पास जी, एक्सेस होता है, वो तुरंत अपना खाता देख सकते हैं कि कितना पैसा है, क्या है और जी, आप बिल्कुल ही कटे हुए होते हैं। हो सकता है कि आपके पास एसएमएस आता हो, वो भी आप नहीं देखते हों। हुँ, जी, जी, तो ऐसे लोगों को हमने देखा और ऐसे भी स्कैम हमने भी सुने हैं कि जी, मेरा तो ना नेट बैंकिंग था, ना तो मेरा यूपीआई था, फिर भी मेरा कैसे पैसा जी, उड़ गया। तो जी, इस मामले में इस मिथ को यानी कि इस भ्रम को बिल्कुल दिमाग में न रखा जाए कि मेरा किसी तरह का कोई भी डिजिटल लेन-देन की सुविधा हमने एक्टिव नहीं कराई है, इसलिए मैं बिल्कुल जी। इसमें बच सकता हूँ। आपका क्या मानना है अभिनव जी, जी? एकदम से आप सही बात बोल रहे हैं और एक जो साइबर क्राइम में एक वर्ड आता है गोल्डन आवर बोलते हैं उसको हम लोग। जी, जब इस तरह की समस्या जब आपने बताया कि आपको जानकारी ही जब नहीं है कि आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, हाँ, तो गोल्डन आवर क्या होता है जब 1 से 2 घंटे के अंदर आप जब कंप्लेन करते हैं, 1930 जो हमने नंबर बताया साइबर हेल्पलाइन जो है, उसपे कंप्लेन करते हैं तो आपके पैसे को बचने की संभावना रहती है, वापस मिलने की संभावना रहती है, रहती है। गोल्डन हुँ, आवर्स के बीच में। लेकिन इससे दूर जब जाता है होता क्या है कि साइबर क्रिमिनल जो है ये सारे पैसे जो है क्रिप्टो करेंसी या अलग-अलग ऐसे जगह भेज देते हैं जहाँ की वह पैसा पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ है। एक तरह से समझिए भूल-भुलैया में आपका पैसा चला गया। कहाँ से आया उसका भी सोर्स नहीं पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा जो है वो आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको जानकार होना ज़रूरी है जब आपके साथ साइबर क्राइम हुआ। अभी मैं एक केस बता रहा हूँ मुज़फ्फरपुर का एक केस है जहाँ की उनको बहुत लेट से पता चला। एक ओल्ड एज के रिटायर्ड आदमी थे, जी, उनको पैसा के बारे में जानकारी जो है लगभग 15 दिन बाद पता चला क्योंकि अकाउंट जनरली लोग अब ये जो है पासबुक अपडेट नहीं कराते हैं, नहीं तो एक कराते हैं। पैसा उनके था पास लगभग एक्सेस नहीं होता है ऐसे लोगों के पास जो जी, नेट बैंकिंग जी, या इससे जुड़े नहीं होते हैं, जी, तो जी। वाक़ई उनको पता तो बहुत बाद में चलेगा। जी, तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत दिन बाद दिखा और उसके बाद भी देखिए संभावना रहती है, लेकिन संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अगर क्रिप्टो में नहीं, अगर नॉर्मल जगह पे कहीं पेमेंट गया है, तो उसका ट्रेल च मेरे पास ये जब केस आया तो मैंने देखा, तो वो एक ट्रेल पता चला कि हाँ, यहाँ पे गया है पेमेंट। तो फिर उसके बाद वो रिकवर हुआ।
लेकिन जनरली इस तरह के केसेस में आपके पास अगर इतना दिन का समय आप दे देते हैं किसी क्रिमिनल को, तो उसके बाद उतना पैसा मिलने की जो संभावना है, जो वो बहुत कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जी। जी, तो इसमें आपको उस गोल्डन आवर को यानी कि उस स्वर्णिम पल को प्रयोग करना है, जहाँ से आपका पैसा रिकवर हो सकता है। चलिए हमने बात जी। किया कि कैसे पहुँचते हैं, पहुँच जाते हैं तो क्या-क्या उनका मॉडल अप्रेंटिस है, किस तरह का हथकंडे अपनाते हैं, ये सारी बातें हो जी। गई। और अगर धोखाधड़ी हो ही जाए, तो पहला तो ये जी। आपने बताया कि हमें गोल्डन आवर को प्रयोग करना 1900। है। जी। जी। इसके बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, ठीक है? तो जी, उस पे जाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि cybercrime.gov.in करके गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जहाँ पे कि आप रजिस्टर कंप्लेन करने का एक ऑप्शन आता है और उसमें तमाम तरह के ऑप्शंस मिल जाएँगे। वुमेन रिलेटेड अगर क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है या जिस तरह की क्राइम है, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि आप अपने जो कंप्लेन किया है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि जब कंप्लेन करेंगे इंस्टेंट तो रिपोर्ट आएगा नहीं। लेकिन उसपे जो एक कार्रवाई होगी उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। जैसे आपने कोई भी तरह का साइबर धोखाधड़ी हुआ तो आपने सारे डिटेल्स डाले, उसमें स्क्रीनशॉट डाले, किस नंबर से क्या हुआ, नहीं हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। और सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी होता है आपके मोबाइल के थ्रू और वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू आप जो है अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय साइबर रिपोर्ट अपराध जो है रिपोर्टिंग पोर्टल जो है वो cybercrime.gov.in इसको लिख करके रखें दिमाग में और इसके बारे में जानकारी रखें, अपने आस-पास के लोगों को भी बताते रहें। तो और दूसरी है जी, 1930 जी, हाँ, तो ये दोनों 1930 पे चीज़ को जा रेडी सकते रखें। हैं या फिर cybercrime.com पे जा सकते हैं। क्या जी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस तरह की कोई जी। सुविधा होती है, जहाँ पर कि लोग अपनी फरियाद लेकर के जा सकते हैं? जी। देखिए, अभी क्या है कि बिहार में ये बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से है जहाँ की हर जिले में लगभग साइबर थाने हैं, लगभग। तो साइबर थानों का कॉन्सेप्ट बिहार में अब आ गया क्योंकि साइबर क्राइम बढ़े। पहले एकमात्र साइबर सेल का ऑफिस हुआ करता था। आज की डेट में लगभग हर जिले में साइबर थाना है और साइबर थाना लगभग जो है आप जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप थाना जाने में फिज़िकली हो सकता है कि समय लगे। तो उस केस जी, में आप ऑनलाइन का जो है साधन सबसे पहले यूज़ करें क्योंकि थाना में भी जाएँगे तो आप जब रिपोर्ट किए हुए रहेंगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड हो जाता है। वो सेंट्रली मॉनिटर होता है। उससे आपके जो अपराध में जो चीज़ें हुई हैं, चाहे वो सिर्फ़ फाइनेंशियल अपराध होगा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी अपराध ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं रहते हैं। जैसे बच्चों के खिलाफ कुछ अपराध हो सकता है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो या महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध हो सकते हैं। वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो उस तरह के अपराधों को भी रजिस्टर करने की सुविधा है इस पे। और जब आप इस तरह के अपराध को रिपोर्ट करते हैं, तो आपके पास एक संभावना रहती है कि उसपे कुछ रिड्रेसल होगा, उसपे काम किया जाएगा। आप ऐसे जब जाएँगे थाने में जाएँगे तो वो इसी फॉर्मेट में जाना है। जैसे पहले एक मैनुअल जो रिपोर्टिंग होती थी, अब इसमें जो है रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही होती है। तो ये ज़्यादा आसान है और रजिस्टर कंप्लेन करने के लिए आप जब भी जाएँगे, तो आपको एक बहुत आसान सा एक फॉर्म आता है जिसमें अपना नाम, अपनी सारी चीज़ें डिटेल, फ़ोन नंबर और जो अपराध हुआ उससे रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट अगर है, तो वो आप इसमें अपलोड करते हैं, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के आप जो है जानकारी हमेशा रखें। 1930 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको cybercrime.gov.in हर तरह के अपराध के लिए, साइबर अपराध के लिए एकदम हैंडी है। जी। तो आपके साथ जब कोई साइबर धोखाधड़ी या फिर खाते का से पैसा निकाल लेने का कांड हो जाता है, तो आपकी जी। मनःस्थिति बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की हो जाती है। आपको पता नहीं चलता कि हम क्या करें और क्या-क्या करें। तो ऐसे में जी। आप स्थानीय स्तर पे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। आप सबसे पहले आप 1930 पे कंप्लेन करें, साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पे जाएँ। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास किसी तरह का कोई दिमाग में बातें नहीं आ रही हो कि हमको क्या करना चाहिए, तो आप अपने साथी से मदद लें।
क्योंकि उस समय आपकी जो मनःस्थिति होती है, उस लेवल पे नहीं होती है कि आप कहीं भी कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं। ज़्यादातर हमने इस तरह के ग्रामीणों को देखा है कि वो ज़्यादा हाय तौबा में ही अपना वो वक़्त समय ज़ाया कर देते हैं। बर्बाद कर जी। जी। जी, और हम भागलपुर के जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके बीच जो आजकल जो सबसे जो अपडेटेड वर्ज़न जो काम कर रहा है, आजकल पिछले 1 साल से काम कर रहा है, जी, उसमें एक बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है कि किसी न किसी अधिकारी या फिर कोई दोस्त या पुलिस वाले के नाम से व्हाट्सएप पे कोई संदेश आता है कि जो हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी कोई नया फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आप ज़रूर देख लें कि वो उसका जो प्रोफाइल है वो कितना पुराना है, कितने लोग जी, उससे जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है जी, कि वो पिछले 4 सप्ताह या 2-4 महीने या 2-4 साल पहले ही बनी हो और वो इसी मकसद से जी, बनाई गई हो, क्योंकि हम हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे 5 लोगों के साथ हमने सुना है कि कोई जी, हम आर्मी से ट्रांसफ़र हुआ है और हमारा सामान जी, कहीं जी। बेचना ये एक है। नॉर्मल ट्रेंड है। जी, बहुत जी, नॉर्मल है और नॉर्मल लोग ट्रेंड। झांसे में आ जाते हैं, वो सामान का फ़ोटो भेजते हैं। मैंने देखा, मैंने खुद ही इन उनको चूँकि वो ट्रैप हो चुके थे हमारे मित्र, उनको मैंने उसमें बचाया। वो 75,000 डाल चुके थे और बाकी और भी पैसे डालते चले जा रहे थे और ये जो चीज़ें थी वो 1 हफ्ते से चली आ रही थी। उनको पता नहीं था कि मेरे साथ साइबर ठगी हो रही है। तो वो जी, सामान जो है आपको पूरा भेजा जाएगा, आपका सामान का फ़ोटो भी आएगा, समय-समय पे आपको नाके का ही फ़ोटो आएगा, जबकि वो पूरी तरह से फ़ेक होता है और आजकल एआई से जनरेट करके बना दी जाती है और आपको लगता है जी, आपके पास सामान आ रहा है, बहुत सस्ते में, मामूली सा 10,000 में आपका पूरा घ हाउस होल्ड का सामान आ रहा है। ये पूरे भागलपुर में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है और लोग उस झांसे में आ रहे हैं। देखिए, तो इसमें क्या जी, होता है कि आप जब साइबर क्रिमिनल्स जो है, वो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, 2 साइकोलॉजी की बात है इसमें। एक तो साइकोलॉजी है आर्मी की जब बात करते हैं हम, तो आर्मी का मतलब भरोसा होता बिल्कुल। है ना? तो भरोसा का जो है, वो कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि हम एक आर्मी वाले हैं। जब एक आम आदमी जब इस तरह का ऑफ़र करेगा, तो उसमें हो सकता है शक की बात आएगी, कि एक आदमी ऐसा क्यों ऑफ़र कर रहा है? मतलब लेकिन जब आर्मी को लेकर के हमारे देश में आज भी भरोसा है कि आर्मी के लोग सीधे-साधे होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो एक तो पहला जो है, आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है और जब मैंने अपनी किताब लिखी तो माइंड मैनिपुलेशन किस-किस तरह के हो सकते हैं, उस पे भी मैंने बात किया कि इस तरह के जो मैनिपुलेशन होते हैं, वो उसमें अच्छे-अच्छे लोग फँस जाते हैं। और उसके बाद का जो होता है, जिसमें कि आपको कम पैसे में देखिए, जो लालच एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो एसओपी है, आप जब कोई भी चीज़ होती है तो जनरली क्या करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं कि ये चीज़ इतने में दे रहा है, तो असेसमेंट करते हैं। लेकिन जब आपका लालच से आप अंधा हो जाएगा, तो आप सारी चीज़ें असेसमेंट नहीं करेंगे और वहीं पे गड़बड़ी होने की संभावना होती है। और बिल्कुल, ये बिल्कुल। अक्रॉस इंडिया ये जो ट्रेंड है, जो आर्मी वाला है, ओएलएक्स पे सामान बेचते हैं, उसके नाम पे नकली नंबर रजिस्टर करते हैं और छोटे-छोटे जगह पे नहीं, बड़े-बड़े शहरों में भी ये सारी चीज़ें, पटना में हो या और भी घटित हो जगह रही पे, है। ये आर्मी जी। वाला साइबर क्राइम अभी बहुत बहुत रैम्पेंट है, ट्रेंड में बहुत है। ज़्यादा होता है। जी। जी, और दूसरी चीज़ कि लोगों में एक तो होता है कि साइबर जो क्रिमिनल हैं वो आप तक पहुँचते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं कि लोग खुद ही साइबर क्रिमिनल तक पहुँच जाते हैं। ये भी जी, बहुत सारे मामले हमने जी, खुद अपने नियर एंड डियर के बीच से हमने सुना है कि वो जी, गूगल पे उन्होंने कुछ सर्च किया, कुरियर वाले का मोबाइल नंबर, जी, जी, फ्लिपकार्ट या अमेजन या किसी ग्रोसरी के कस्टमर केयर का नंबर, किसी बैंक का जी, कस्टमर केयर का नंबर। तो इस तरह के जी, जो आप कभी भी गूगल पे किसी का भी किसी संस्था का संपर्क नंबर कभी भी न ढूंढें। ये जी, बात जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक क्लोन वेबसाइट के ज़रिए वो पहले आप तक पहुंच जाते हैं। वो संस्था के नंबर पहुंचे न पहुंचे, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और जी, फिर आपके साथ जो होता है, चूँकि आप खुद ही उस चीज़ को वेरीफ़ाई कर चुके होते हैं कि ये हम तो बैंक से बात कर रहे हैं, जबकि वो एक स्कैमर हो सकता है। तो जी, ये सारी बातें हैं हमारे जो ग्रामीण किसान भाई हैं, बहनें हैं और जो युवा लोग हैं। जी, तो चलते-चलते उनको आप जो कुछ टिप्स दे दें कि जिससे कि वो सुरक्षित रहें,
पूरी तरह से जी। वो साइबर शील्ड रहें? सबसे पहले तो जब किसी भी इस तरह के मैसेजेस या कॉल आते हैं तो उसको शक की नज़र से देखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। जब कोई आपको एपीके फ़ाइल है, जब जनरली फ़ाइल कोई भी आता है, तो आप एक ही एपीके फ़ाइल अगर किसी भी तरह का है, चाहे अभी जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, अभी जैसे दुर्गा पूजा आएगा, तो दुर्गा पूजा विश के नाम से या फिर दिवाली विश है या रक्षाबंधन विश के नाम से आकर एक कोई फ़ाइल भेज देता है, तो आपको लगता है कोई फ़ोटो होगा। जनरली लोग क्योंकि फ़ाइल का एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास करके, तो एपीके फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। जैसे ही वो डाउनलोड करते हैं, तो उस तरह के जो पूरे डेटा है उनका, वो दूसरे के पास एक्सेस चला जाता है, पूरे फ़ोन का एक्सेस दूसरे के पास है। तो इसकी भी ध्यान रखना है। दूसरा कि सार्वजनिक जो आप वाईफ़ाई यूज़ करते हैं रेलवे स्टेशन या खुले बाज़ार या बैंकिंग इस तरह की जगह से रिलेटेड, तो ऐसी जगह पे अगर कर भी रहे हैं, तो अपने बैंकिंग से संबंधित कोशिश करें कि इस तरह के कोई ट्रांज़ैक्शन वैसे जगह पे नहीं करें। साथ ही अपनी ओटीपी किसी को भी नहीं बताएँ, क्योंकि सावधानी से बड़ी कोई भी बचाव नहीं है। आप जब भी कोई भी तरह का ओटीपी माँगता है, तो प्रयास करें कि किसी को नहीं बताएँ और कोई अगर वेरिफाइड आदमी है, तब जाकर के दें। लेकिन कोशिश करें कि नहीं दें और लोन वाले जो मैसेजेस होते हैं, उस तरह के मैसेजेस से भी बच कर के रहें क्योंकि उसमें बहुत कम कागज़ पे आपको तुरंत लोन देने की बात करते हैं और उस लोन के चक्कर में भी ऊँचे ब्याज दर हो गए या इस तरह का अलग-अलग तरीके से उनको फँसाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो इस तमाम तरह के जो तरीके हैं, ये आते हैं। अब बात आती है, ये सारे समस्या का सॉल्यूशन जो है, वो 1930 जो भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर है, उस पे फ़ोन करना चाहिए। cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा जा सकती है, उसपे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उसपे आप अपने जो कंप्लेन है उसको लगातार ट्रैक कर सकते हो और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी ठगी के जो 1 से 2 घंटे होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बहुत होते हैं महत्वपूर्ण जिसको कि मैंने है। गोल्डन आवर बोला, उसमें जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे, तो आपका अकाउंट में जो पैसा निकला है उसको फ्रीज़ कराया जा सकता है और आपको पैसे मिलने की जो उम्मीद है, वो बढ़ जाती है। जी, जी, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब आज हमने लगभग आधे घंटे में काफ़ी सारी बातें हमने बताई हैं। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। अभिनव जी, आपने बहुत जानकारी जो दी है, लेकिन कोई भी जानकारी कभी भी पुख्ता नहीं होता, क्योंकि आने वाले जैसे-जैसे समय बीतता है, कुछ न कुछ नए मॉडल आ जाते हैं। तो हम आपसे जी, भविष्य में भी चर्चा करते रहेंगे और अपने एफएम ग्रीन के जो श्रोता हैं, उनको हम जी, साइबर क्राइम से अवगत कराते रहेंगे, आपके माध्यम से ही। तो जी, हम चलते-चलते 2-3 बस बातें कि जानकारी पुख्ता रखें, लालच में ना पड़ें, किसी भी तरीके का भ्रम की स्थिति में ना रहें और अपने आप को पूरी तरह से साइबर शील्ड रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिनव जी, और धन्यवाद। आपका भी, श्रोताओं को भी धन्यवाद। हम फिर से हाज़िर होंगे एफएम ग्रीन पर कुछ नए विषयों के साथ। नमस्कार।